हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे अभिलेख। पिछले लेक्चर में हमने लेखकों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी, जो विदेशी यात्री आए हुए थे। चलिए आज हम चलते हैं अभिलेखों में। पहले से लिख रखा है आज अभिलेख, और चलिए पढ़ते हैं। पहला है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख अब ये था कलिंग राज खारवेल ने बनवाया था। अब एक तरीके से कह दिया जाए, अब अधिकतर राजाओं के पास ही हाथी रहते हैं। अगर देखा जाए तो राजा ही होते हैं जो हाथी रहे, मतलब हाथी उन्हीं के पास तो रहते हैं कि पैर से मतलब कुचलवा देते थे, तो उन्हीं के पास राजाओं के पास ही हाथी रहते थे। एक तरीके से कहा जाए, हाथी जो है वो राजाओं के पास ही रहा करते थे। और जो गुफा हुआ करती थी, और वो जो गुफा होती थी वो अधिकतर क्या कहते हैं, कहीं आगरा की गुफा मतलब महल में जाने की, और इसी तरीके से कहीं ना कहीं की, जैसे आगरा के महल में जाना है तो गुफा, कलिंग के महल में जाना है तो गुफा। तो फिर गुफा कहाँ की, कलिंग की। तो कलिंग राज, और ये है खारखेल नहीं खारवेल, कलिंग राज खारवेल। इनके पास अब हम समझ सकते हैं कि हाथी गुफा अभिलेख से हम क्या कह सकते हैं, कलिंग राज खारवेल। अब दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। ये इनसे संबंधित है। जो जूनागढ़ अभिलेख है वो रुद्रदामन से संबंधित है, और हाथी गुफा अभिलेख जो है वह कलिंग राज खारवेल इनसे संबंधित है। अब तो हम समझ सकते हैं कि जो हाथी होते हैं उन्हीं के पास मतलब हाथी किसके पास होते हैं, राजाओं के पास हाथी हुआ करते हैं। अब मतलब राजाओं के पास हाथी होते हैं, कुल मिला के राजाओं के पास हाथी होते हैं। और गुफा मतलब किसका कहीं ना कहीं जाने की होती है, सुरंग जिसे कहते थे, तो उस तरह एक दो गुफाएं रखते हैं लोग। तो कहा ये कलिंग की, और टोटल कौन सा राजा है, खारवेल। तो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है, कलिंग राज खारवेल। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से। अब नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। अब इसे हम समझ सकते हैं, नासिक में एक जिसे बूढ़ी गंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी, वो तो गोदावरी नदी से हमको एक चीज याद रखनी, गौतमी। हमें एक चीज याद रखनी है, गौतमी। और आगे लगा देंगे बलश्री, बालाजी महाराज से सीधा इसमें आ जाएंगे बलश्री। और गोदावरी नदी याद रखना है, गौतमी। गौतमी हमें याद रखना है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री ये। और प्रयाग स्तंभ लेख, तो जो अगला प्रयाग स्तंभ लेख है वो है समुद्रगुप्त। अब आप जानते हैं कि तीन नदियों का जो संगम है वो कहाँ होता है, प्रयागराज में। जिसे हम मेले में जैसे हम जाते हैं, गंगा यमुना और सरस्वती तीनों का, तो ये प्रयागराज यानी प्रयाग स्तंभ लेख। और वो समुद्र आप समझ सकते हैं कि वो बन ही जाता है उसी तरीके का कि काफी दूर तक नहीं जा सकते तीनों नदियों के कारण, वो समुद्र टाइप का लगा करता है, इस तरह का बब बन जाता है। तो हम कह देंगे समुद्रगुप्त। कहाँ, प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त। अब हम इसे कह सकते हैं, देखिए हाथी गुफा, हाँ मतलब हाथी अधिकतर किसके पास होते हैं, राजा के पास, तो कलिंगराज खारवेल। और गुफा जो है वो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं की रहती है, तो हम कलिंगराज खारवेल। इससे जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन से संबंधित है। और नासिक में हम एक तरीके से कह सकते हैं बूढ़ी गंगा है, मतलब जिसे हम गोदावरी नदी कहते हैं। अब वो उसी से हम याद रख सकते हैं गौतमी बलश्री इसे। और प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयागराज में मतलब अधिकतर जो नदियों का संगम लगता है, तो एक तरीके से समुद्र का बन जाता है, तो समुद्रगुप्त। बस आगे गुप्त जोड़ना है, समुद्रगुप्त हो गया। अब ऐहोल स्तंभ लेख मतलब ऐहोल अभिलेख। अब भाई ऐहोल अभिलेख तो याद करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ऐहोल और पुलकेशिन दो तीन, जिसमें लगे दो तीन इनमें से, तो हो गया ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन दो तीन, ये तो काफी आसानी से आ जाएगा। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। अब मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोमल वर्मा। अब देखिए, माँ से मंदसौर अभिलेख और माँ से मालवा,
नरेश यशोवर्मन, मालवा का राजा यशोवर्मन इससे संबंधित है। और ग्वालियर अभिलेख जो है वो प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। और भीतरी एवं जो जूनागढ़ स्कंद गुप्त आ जाते हैं। अब मान लीजिए पहले बाबा है, बाद में पोता आ गया, मतलब दो और इसके साथ जिसके दो हैं। अब अभिलेख भीतरी और एवं जूनागढ़ वो है स्कंदगुप्त, पहले समुद्रगुप्त, अब इसके बाद ही तो आखिरी में आएंगे। पहले बाबा, और जन्म में ये बाबा नहीं है लेकिन कह सकते हैं कोई क्यों नहीं, क्यों उसके हैं। पहले क्या कहते हैं आएंगे जो सीनियर है, उसके बाद जूनियर स्कंदगुप्त, और इसमें दो हैं भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो हैं वो स्कंदगुप्त से संबंधित हैं। उसके बाद देवपाड़ा अभिलेख। अब इस तरह से संबंधित देवों की जो है वो हार नहीं होती है। आपने कभी भी देखा होगा तो देवों की हार नहीं होती, वो अधिकतर जीत जाते हैं, उनकी विजय हो जाती है। तो आप बंगाल शासक विजय सिंह, आप इससे याद रख सकते हैं। देवपाड़ा अभिलेख, देवों की हार होती नहीं है, देवों की हमेशा विजय होती है, तो विजय सिंह आप इससे याद रख सकते हैं। बंगाल के शासक विजय सिंह। पहला हाथी गुफा अब अभिलेख। हाथी किसके पास होते हैं? राजा के पास। तो कलिंग राज खारवेल या कलिंग के राजा खारवेल के पास हाथी गुफा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। और नासिक अभिलेख, अब नासिक में गोदावरी नदी है, अब उसी से याद कर सकते हैं, गोदावरी से थोड़ा सा मिलता भी है। गौतमी बंशी, अपने आप ये धीरे धीरे याद होने लगेंगे। और प्रयाग स्तंभलेख, प्रयाग में अधिकतर देखा जाए जब हम निकलते हैं तो वो समुद्र टाइप में लाल करता है। तो समुद्रगुप्त हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। और अहोल अभिलेख ये थोड़ा दूसरे टाइप का, तो इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं, पुलकेशिन द्वितीय कि एकमात्र जिसमें द्वितीय लगता है तो वो है अहोल अभिलेख, वो पुलकेशिन द्वितीय। अब अगला मंदसौर अभिलेख, तो इसमें याद रखना है माँ से मंदसौर, माँ से मालवा। मालवा नरेश कौन है? यशोवर्मन। इन्हें काफी यश प्राप्त है, तो इससे याद कर सकते हैं यशोवर्मन। तभी तो ये नरेश है, राजा है, क्योंकि यश प्राप्त है, या यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश मतलब नरेश भोज। अब भीतरी एवं जूनागढ़, देखिए भाई अधिकतर आपने देखा होगा कि पहले वही आते हैं जो सीनियर होते हैं और बाद में जूनियर आता है। तो इसमें आएगा स्कंदगुप्त, और इसे दो ठो मिले हुए हैं, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। अधिकतर देखा होगा पापा एक ही खाते हैं, बेटे को ज्यादा दे देते हैं। अब उसी तरीके है, पहले समुद्रगुप्त, बाद में स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त को मतलब ज्यादा दिया। भीतरी एवं जूनागढ़, अब आप इस तरह याद कर सकते हैं स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा, देवों की हमेशा विजय होती है। अब देवों की हमेशा विजय होती है तो विजय सेन हम संबंधित कर सकते हो। विजय कहाँ हुई? बंगाल में, बंगाल के शासक थे मतलब विजय सेन। अब हम इस तरह याद कर सकते हैं, हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, और नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी, और प्रयाग स्तंभलेख अपने वो समुद्रगुप्त, और अहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। और अगली बात की जाए मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश, मंदसौर से मालवा, माँ से मंदसौर और माँ से मालवा, मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर नरेश कौन थे? प्रतिहार नरेश भोज, ग्वालियर नरेश प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। हम इसे आसानी से समझ सकते हैं इस तरह। पहले हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, और जूनागढ़ अभिलेख इसका वो रुद्रदामन। नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त।
और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। इस तरह है, हम याद कर सकते हैं। हाथी गुफा, हाथी किसके पास रहते हैं? राजा के पास। और गुफाएं कहाँ होती हैं? मतलब राजा के जहाँ वो राज करता है वहां पर कम से कम 2-3 गुफा तो रखता है। तो कलिंग के राजा हैं और उनका नाम है खारवेल। तो कलिंग राज खारवेल हाथी गुफा अभिलेख से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्र दामन, मतलब रुद्र दामन, रुद्र कौन? मतलब महादेव से संबंधित, मतलब संबंधित नहीं कहा जाए, रुद्र दामन नाम है। नासिक अभिलेख, गोदावरी नदी निकलती है, गोदावरी से हम गौतमी को याद रख सकते हैं, गौतमी बलश्री। आराम से प्रयाग स्तंभ लेख, अधिकतर आपने देखा होगा मेला लगता है और तीनों नदियों का संगम होता है। तो समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्र जैसा माहौल भी तो बन जाता है, इतना बड़ा वो हमारे मुकाबले से अगर देखा जाए कि इतनी कि उसमें इंसान डूब जाए। तो समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख, ऐहोल अभिलेख है तो वो थोड़ा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। अब मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख वो है स्कंदगुप्त से। पहले सीनियर आए फिर जूनियर आए, ऐसा होता रहता है। समुद्रगुप्त बाबा या पर बाबा जो हैं उन्होंने अपने को मतलब थोड़ा पहले लाए और कम रखा, बाद में नाती को पर नाती को ज्यादा दे दिया। स्कंदगुप्त एक तरीके से कह सकते हैं, इनको 2 दे दिए, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। विजय जो देव की हमेशा विजय होती है, हार तो उनकी होती नहीं है। तो बंगाल शासक विजय सिंह, इससे हमको देवपाड़ा अभिलेख याद रखने हैं। फिर से एक बार थोड़ा सा जो है उसे रिपीट कर लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। इस तरह हम याद रख सकते हैं कि देवों की हमेशा विजय होती है। तो विजय सिंह वहां के शासक हैं, बंगाल शासक विजय सिंह। अब इस तरह हम इसे याद रख सकते हैं, इसलिए पहले से लिख रखा था कि समझाने में थोड़ा आसानी हो, वरना 1-1 2-2 करके चलते धीमे धीमे। आप एक बार देख सकते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक में एक चीज याद रखना है कि आपको पता होगा गोदावरी नदी जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं अधिकतर, तो मतलब बूढ़ी गंगा कहते हैं, उससे आपको गोदावरी से गौतमी याद रखना है। तो गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग में क्या कहते हैं अच्छा खासा मेला लगता है, देखते हैं काफी पानी है। और जब हम ऊपर से मान लीजिए गाड़ी से निकले या ट्रेन से निकले तो देखा जाए तो वो लगा करता है कि भाई थोड़ा समुद्र जैसा है। तो समुद्रगुप्त अपना ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। देखने मतलब माँ से मंदसौर अभिलेख, माँ से मालवा नरेश यशोवर्मन। भाई इतना यश है इसलिए तो ये नरेशक राजा है। तो यशोवर्मन ये हमको याद में रखना है। ग्वालियर नरेश प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त पहले समुद्रगुप्त है, बाद में स्कंदगुप्त है। और हमेशा क्या कहते हैं, आप देखते हैं कि माता पिता जो होते हैं वो अपने मतलब उसी हिसाब से बनाने को प्रयास करते हैं। पहले मतलब बाबा पर बाबा
उसी तरीके आपने उनके पास केवल पहले समुद्रगुप्ता है, बाद में स्कंदगुप्ता है, और उनके पास एक ही था प्रयाग स्तंभलेख, इनके पास है जूनागढ़ एवं भीतरी अभिलेख। स्कंदगुप्त देवपाड़ा अभिलेख, देवों की कभी हार नहीं होती, उनकी हमेशा विजय होती है, तो विजय सेन। बंगाल के शासक, बंगाल शासक विजय सेन। और इन सब अभिलेखों के बारे में जानकारी जो है वो इपिग्राफी में मिलती है एक तरीके से। यहाँ इपिग्राफी में इनकी जानकारी मिलती है। अभिलेखों का जो अध्ययन है वो इपिग्राफी कहलाता है। अध्ययन, इन अभिलेखों का जो अध्ययन है वो इपिग्राफी कहलाता है। और पहले तो आप इस पे याद कर लीजिए, ये जो अभिलेख हैं इन्हें याद कर लीजिए, उसके बाद और ये जो इनका अध्ययन है वो इपिग्राफी कहलाता है। इस तरह इन सभी अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। एक बार फिर हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवे, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन द्वितीय मतलब रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, याद रखना है गोदावरी नदी से गौतमी बलश्री। और चौथा प्रयाग स्तंभलेख, प्रयागराज में अधिकतर नदियों का संगम लगता है, वहीं पर लगा करता है कि थोड़ा सा समुद्र, जब आप ऊपर से जाओ तो समुद्रगुप्त। और ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख माँ से मंदसौर, माँ से मालवा, मालवा नरेश यशुवर्मन। यश है तभी तुम नरेश है, राजा है, तो ये यशुवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, अब इसको तो याद करना पड़ेगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, पहले आया समुद्रगुप्त, बाद में आया उनके परनाती स्कंदगुप्त, नाती परनाती या परनाती। अब इसी तरीके स्कंदगुप्त, थोड़ा सा हंस भी लेना चाहिए हम लोगों को। और देवपाड़ा अभिलेख, अब देवों की हमेशा विजय होती है, तो विजय सेन हमें याद रखना है, बंगाल शासक विजय सेन। और इन अभिलेखों का जो अध्ययन है, अभिलेखों का अध्ययन जो है वो इपिग्राफी कहलाता है, इसे याद रखना है। आज हिस्ट्री में हमने ये पढ़ा, अभिलेखों के बारे में जाना कि अभिलेख जो है वो क्या होते हैं। कुल मिला के 9 अभिलेखों के बारे में पढ़ा। चलिए रेस करते हैं। देवपाड़ा अभिलेख, देवों की हमेशा विजय होती है, तो विजय सेन, बंगाल के शासक विजय सेन। ऐहोल अभिलेख उसको कहें तो पुलकेशिन द्वितीय। और प्रयाग स्तंभलेख वो समुद्रगुप्त। और हाथी गुफा अभिलेख, तो हाथी हम अधिकतर राजाओं के पास ही रहते हैं, कलिंगराज खारवे। इस तरह हमें याद रखना है। अगर बात की जाए तो पुराने समय में
सिक्कों को आहत कहते थे। पुराने समय में सिक्कों को आहत कहते थे। और साहित्य में जो है काशार्पण, पुराने समय में सिक्कों को आहत कहते थे और इसमें काशार्पण साहित्य में पुराने समय में सिक्कों को आहत कहते थे और साहित्य में काशार्पण कहते थे। पुराने समय में सिक्कों को आहत कहते थे और साहित्य में काशार्पण कहते थे। सबसे पहले जो है यहाँ अरिकमेंडू या इस समय जो पुडुचेरी जिसे कहा जाता है वहां अरिकमेंडू में रोमन सिक्के मिले। रोमन सिक्के मिले और सबसे पहले जो सिक्के थे वो हिंद यूनानियों ने चलवाए थे। अरिकमेंडू में रोमन सिक्के मिले। अब रोमन सिक्कों की बात हुई है तो रोमन और हिंद यूनानी ये क्या पीछे रहे। जो सोने के सिक्के हुआ करते थे सोने के सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक। सोने के सिक्के सबसे पहले, अरे यार यहां लिख देते हैं, सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे पहले किसने चलाए? हिंद यूनानियों ने। और सबसे ज्यादा किसने चलाए? गुप्त वंश ने। सबसे ज्यादा गुप्त वंश ने चलाए और सबसे पहले कहाँ मिले? सोने के सिक्के सबसे पहले कहाँ मिले? मतलब सबसे पहले जो चलवाए वो हिंद यूनानियों ने चलवाए और सबसे ज्यादा किसने चलवाए? गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने सबसे ज्यादा चलवाए। ये थे यहाँ की कहानी। सबसे वो पुराने सिक्के को जो है वो आहत कर
पुराने समय में सिक्कों को आहत कहते थे। हाँ, पुराने समय में जो सिक्के हुए थे उनको आहत कहते थे और साहित्य में कासार्पण कहते थे। अब उसके बाद अरिकमेडु में यानी पुडुचेरी, जो आधुनिक समय में पुडुचेरी, उसमें रोमन सिक्के मिले थे। और हिंद यूनानियों ने सिक्के चलवाए सबसे पहले। सोने के सिक्के जो हैं वो हिंद यूनानियों ने चलवाए और सबसे ज्यादा किसने चलवाए? वो गुप्त वंश के शासकों ने चलवाए। कुल मिला के इस प्रकार है। असल में अगर एक बात कही जाए, चले इसे इरेज कर दें। आहत कहते थे पुराने समय में, साहित्य में कासार्पण कहते थे, अरिकमेडु में रोमन सिक्के मिले, सोने के सिक्के जो हैं वो सबसे ज्यादा हिंद यूनानियों ने चलवाए और पुराने समय में गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा चलवाए। और अगर एक बात की जाए, कहें तो समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त जो थे वे संगीत प्रेमी थे। वो प्रयाग स्तंभलेख वाले समुद्रगुप्त थे, वो संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी थे। इनकी वीणा बजाने में सिक्के मिले। सोने के सिक्के मिले। कहते हैं सोने के सिक्के मिले थे इनकी। और एक गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के शासक थे। चलिए आज हम अपनी क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेंगे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। चलिए आज हमारी क्लास में इतना ही। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा चैनल। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।